जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। 300 किलोमीटर रेंज वाली रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण। इंडियन नेवी कल से शुरू करेगी 26 रफाल एम फाइटर्स के लिए नेगोशिएशन। भारत और चीन की मिलिट्रीज के ट्रूप्स एक बार फिर से आए एक दूसरे के आमने सामने। केवल 2.5 महीने के अंदर एचएएल ने इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किए 15 इंजन्स। और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने पहली बार सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार किया कि लाहौर पैक्ट का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया था, जिसका कारण बना कारगिल युद्ध। तो आज का सबसे पहला अपडेट है कि आज 29 मई को सुबह करीब 11:30 बजे इंडियन एयरफोर्स के सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट से डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई रुद्रम 2 एयर टू सरफेस मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण आयोजित किया गया। और इस मामले पर ऑफिशियल्स की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक आज के इस उड़ान परीक्षण में इस रुद्रम 2 मिसाइल ने अपने सभी ट्रायल ऑब्जेक्टिव्स को सफलतापूर्वक पूरा किया है। और आज के परीक्षण में खास तौर पर इस मिसाइल के प्रोपल्शन सिस्टम और कंट्रोल एंड गाइडेंस एल्गोरिदम को वैलिडेट किया गया। बाकी इस मिसाइल की परफॉर्मेंस का जो फ्लाइट डेटा है उसे कैप्चर करने के लिए कई अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स, रेडार, टेलीमेट्री स्टेशंस, तो इन सभी का इस्तेमाल किया गया था, जो कि चांदीपुर की कई अलग अलग लोकेशंस पर डिप्लॉय किए गए थे। और इनमें से एक लोकेशन थी इंडियन नेवी की एक शिप। बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि रुद्रम 2 भारत की स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता करीब 300 किलोमीटर तक है और इसकी मैक्सिमम स्पीड मैक 5.5 है। और इससे पहले इस मिसाइल का परीक्षण जुलाई 2023 में किया गया था। और ये दुश्मन की सर्विलियंस रेडार्स, उनके कम्युनिकेशन स्टेशंस, उनके एयर डिफेंस यूनिट्स के रेडार्स, उनके बंकर्स, इन सभी को डिस्ट्रॉय करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। या अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इस मिसाइल की मदद से दुश्मन की रेडार्स, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम्स, उनके सर्विलियंस स्टेशंस, इन सभी को डिस्ट्रॉय करके दुश्मन को अंधा और बहरा बनाया जा सकता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि इंडियन आर्मी ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के साथ एक MOU साइन किया है। और इस MOU के तहत दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर डिफेंस सेक्टर में R&D और इनोवेशंस को प्रमोट करेंगे और स्वदेशीकरण को महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ावा दिए जाने पर फोकस किया जाएगा। और इंडियन आर्मी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग की एक्सपर्टीज की मदद से अपनी ज़रूरतों के हिसाब से स्वदेशी टेक सॉल्यूशंस को डेवलप करेगी। कल गुरुवार से फ्रांस का एक डेलीगेशन भारत के ऑफिशियल विजिट पर होगा और फ्रांस के इस डेलीगेशन के साथ इंडियन नेवी औपचारिक रूप से 26 रफाल एम फाइटर्स की खरीद के लिए निगोशिएशंस को स्टार्ट करेगी। और इस दौरान 26 रफाल एम फाइटर्स की कीमत पर मुख्य रूप से निगोशिएशन चलेगा। और फ्रांस के इस डेलीगेशन में उनके रक्षा मंत्रालय के ऑफिशियल्स के साथ साथ डसॉल्ट एविएशन और थेल्स जैसे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के ऑफिशियल्स भी मौजूद रहेंगे। बाकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फोकस इस बात पर किया जाएगा कि ये जो डील है ये इस फिस्कल ईयर में साइन हो जाए, ताकि एयरक्राफ्ट की डिलीवरी इंडियन नेवी को समय पर मिल सके। वैसे आपको बता दें कि एयरक्राफ्ट की डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के लगभग 3 वर्षों के बाद शुरू होगी। और इन 26 रफाल एम फाइटर्स में से 22 सिंगल सीट वाले होंगे और जबकि 4 ट्विन सीट वाले। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारत की लीडिंग अनमैन्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने वाली कंपनी जिसका नाम है दक्ष अनमैन्ड सिस्टम्स, तो इन्होंने फ्रांस के एक सॉफ्टवेयर फर्म जिसका नाम है डसॉल्ट सिस्टम्स, तो इनके साथ पार्टनरशिप करी है। और इस पार्टनरशिप के तहत जो दक्ष अनमैन्ड सिस्टम है वो डसॉल्ट सिस्टम्स के 3D एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अलग अलग रेंज के और भी एडवांस अनमैन्ड एरियल सिस्टम सॉल्यूशंस को विकसित करने पर काम करेगी, जिन्हें डिफेंस, सर्विलियंस, एग्रीकल्चर, इस तरह के अलग अलग एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जा सकेगा। बाकी जो ये 3D एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म है तो इसका इस्तेमाल करके दक्ष अनमैन्ड सिस्टम्स मॉडलिंग और सिमुलेशन इन कैपेबिलिटीज को कंबाइन कर सकेगी, जो कि उनके प्रोडक्ट की फिजिकल प्रोटोटाइपिंग में लगने वाली कॉस्ट और टाइम दोनों को काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से कम करेगा। और इसकी मदद से जो इंजीनियर्स हैं वो अपने डिज़ाइन के हर एक पहलू को वर्चुअल तरीके से एक्सपीरियंस कर सकेंगे। जिससे होगा ये कि उनको और भी एफिशिएंट और बेहतरीन प्रोडक्ट डेवलप करने में मदद मिलेगी। और कंपनी ऑफिशियल्स का मानना है कि डसॉल्ट सिस्टम का 3D एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म दक्ष अनमैन्ड सिस्टम के लिए एक गेम चेंजर है, क्योंकि ये कंपनी को इनोवेटिव और एफिशिएंट ड्रोन्स विकसित करने के लिए डिज़ाइन प्रोसेस को आसान बनाता है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स को HAL से उनके MiG-29 UPG फाइटर्स के लिए 15 लोकली मेड RD-33 MK सीरीज 3 के इंजन्स रिसीव हुए हैं। और ये सेम इंजन है जिसका इस्तेमाल इंडियन नेवी के MiG-29 के फाइटर्स को भी पावर देने के लिए किया जाता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन इंजन्स के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इसी वर्ष 1 मार्च को साइन किया गया था, जिसकी वैल्यू है 5,249 करोड़ रुपीस। और ये कॉन्ट्रैक्ट टोटल 120 इंजन्स के लिए साइन हुआ है। और केवल 2.5 महीने के अंदर HAL द्वारा 15 इंजन्स इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाना, तो HAL की ये रफ्तार वाकई में थोड़ा सरप्राइजिंग है। बाकी इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग अपडेट यह है कि आज UN पीस कीपर्स डे की 76th एनिवर्सरी पर एक बहुत ही कमाल की वीडियो सामने आई है, जो कि है इंडियन वर्सेस चाइनीज ट्रूप्स की टग ऑफ वॉर की।
जो कि यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत सूडान में डिप्लॉयड भारत और चीनी ट्रूप्स के बीच कंडक्ट हुआ था। बाकी जिस तरह से गलवान के समय इंडियन आर्मी के ट्रूप्स ने चाइनीज आर्मी ट्रूप्स को गोलगप्पे खिलाए थे, तो उसी तरह से इस टग ऑफ वॉर में भी गोलगप्पे तो नहीं खिलाए, लेकिन हाँ, इस टग ऑफ वॉर को जीत कर इस बात को फिर से साबित जरूर कर दिया कि ग्राउंड पर इंडियन आर्मी का मुकाबला चाइनीज आर्मी नहीं कर सकती। बाकी जो टग ऑफ वॉर की वीडियो सामने आई है एग्जैक्टली अबे रीजन की है, जो कि सूडान और साउथ सूडान के बीच एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। और अबे के लिए यूएन की इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स में भारत की तरफ से 591 मिलिट्री पर्सनल और चीन की तरफ से केवल 152 पर्सनल ने अपना योगदान दिया है। और जबकि पूरे यूएन पीस कीपिंग मिशन की बात की जाए तो भारत अब तक अलग अलग शांति अभियानों में लगभग 2,87,000 सैनिकों की सेवाएं उपलब्ध करा चुका है, जो कि किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे ज्यादा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि यूएन पीस कीपिंग मिशन में शांति के सबसे ज्यादा सिपाही भारत की तरफ से हैं। और यूएन फ्लैग के अंडर हमारे करीब 168 पीस कीपर्स ने अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया है। और हर वर्ष आज के दिन यूएन और दुनिया भर के तमाम देश उन पुरुष और महिला सैनिकों की कार्यकुशलता, समर्पण, साहस को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने यूएन पीस कीपिंग मिशंस में अपनी सेवाएं दी हैं और अभी भी सेवा कर रहे हैं। और आज का ये दिन उन लोगों के बलिदान की स्मृति में भी मनाया जाता है, जिन्होंने शांति के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। एएनआई की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें डिफेंस ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया कि इलेक्शंस के बाद फाइनल अप्रूवल के लिए केंद्र सरकार के एजेंडा में कई सारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, जिसमें एडिशनल K9 वज्र-T, सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स के लिए नए इंजन्स और डीआरडीओ के कई सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इसमें शामिल हैं। इस रिपोर्ट में ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया है कि इन सभी डील्स को इस वर्ष मार्च तक अप्रूवल दिए जाने की योजना थी, लेकिन इन सभी परियोजनाओं को इलेक्शंस के बाद तक पोस्टपोन करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा एक अपडेट ये कि कैनेडियन साइबर सिक्योरिटी फर्म ब्लैकबेरी ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में क्लेम किया है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इंटेलिजेंस को इकट्ठा करने के लिए भारत की कई महत्वपूर्ण कंपनीज की सिस्टम्स को हैक करने का प्रयास किया था। और भारत की इन कंपनीज में HAL, BEL और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड मुख्य रूप से शामिल है। और इतना ही नहीं, बल्कि इस रिपोर्ट के मुताबिक APT36 नाम का थ्रेड ग्रुप सेंसिटिव इंडियन एंटिटीज के खिलाफ अपने इस ऑनलाइन जासूसी वाले अभियान को आगे भी जारी रख सकता है। और ब्लैकबेरी के मुताबिक पाकिस्तान का जो हैकर ग्रुप है, ये अपने लेटेस्ट कैंपेन में उन सभी प्रयासों को बहुत केयरफुली मॉनिटर कर रहा है, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेज द्वारा उनकी एरोस्पेस डिफेंस कैपेबिलिटीज को अपग्रेड करने के लिए शुरू किए गए। और इंडियन आर्म फोर्सेज और भारत की स्टेट रन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स दोनों को मुख्य रूप से टारगेट कर रहा है। और ऐतिहासिक रूप से ये जो ग्रुप है, ये भारत के मिलिट्री के खिलाफ अपने इंटेलिजेंस गैदरिंग ऑपरेशंस में मुख्य रूप से इंगेज रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि इस ग्रुप के द्वारा लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को भी टारगेट किया गया था, जिसका नाम है माया OS, जो कि भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी PMLN के एक इवेंट के दौरान इस बात को स्वीकार किया है कि पाकिस्तान ने ही भारत के साथ साइन किया गया 1999 का लाहौर एग्रीमेंट को तोड़ा था। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारी गलती थी। और ये पहली बार है जब सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत के साथ उन्होंने खुद इस लाहौर एग्रीमेंट का उल्लंघन किया था। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि इस बात को स्वीकार भी उसी व्यक्ति ने किया है जिसने इस एग्रीमेंट को साइन किया था। क्योंकि आज से 25 वर्ष पहले पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बीच यह एग्रीमेंट साइन किया गया था। और 21 फरवरी 1999 को साइन किए गए इस लाहौर एग्रीमेंट के कुछ ही महीनों बाद पाकिस्तान ने भारत को धोखा देते हुए कारगिल में अपने सैनिकों की घुसपैठ करवाई, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध का कारण बना। और फिर इस युद्ध में हमारे वीरों ने अपने पराक्रम और शौर्य का परिचय देते हुए उन सभी पाकिस्तानी आर्मी घुसपैठियों को एक ऐसा जवाब दिया कि फिर उसके बाद से पाकिस्तानी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो भारत के साथ युद्ध में जाए। बाकी कारगिल से याद आया, कारगिल युद्ध के हमारे सभी वीरों के सम्मान के लिए हमने Squadron.in पर कारगिल स्पेशल कलेक्शन लॉन्च किया है, जो कि आपको पसंद जरूर आएगा और उसे आप विजय कूपन कोड के साथ स्पेशल डिस्काउंट में बाय कर सकते हैं। बाकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। बाकी इस इवेंट में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था तो उससे पहले अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान को यह न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट ना करने के लिए $5 अरब देने का प्रॉमिस किया था। लेकिन पाकिस्तान ने वो डॉलर्स ठुकरा दिए और ये कहा कि क्लिंटन साहब हमारी ज़मीन का सौदा ना करें, हम बिकने वाली कौम नहीं है। खैर कमाल की बात यह कि बिकने के बाद भी वो कर रहे हैं जो अपने आप को पता नहीं किन किन देशों को ऑलरेडी बेच चुके हैं। बस फ़र्क ये है कि पाकिस्तान के मालिक हर बार अलग अलग रहे हैं, जैसे कि वर्तमान समय में पाकिस्तान के असली मालिक चीन है। और ऐसी भी कुछ रिपोर्ट्स देखने को मिल रही हैं कि चीन पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान और वजीरिस्तान में एक बड़ा मिलिट्री का ऑफेंसिव एक्शन लॉन्च करे। और अगर आपको बलूचिस्तान का इतिहास जानना है, उनकी सच्चाई जाननी है,
तो उस पर एक वीडियो ऑलरेडी डिफेंस साइट चैनल पर अपलोड की गई है, आप उसको देख सकते हैं। उससे आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के हिस्से के तौर पर सियाचिन ग्लेशियर में एक एवलांच में हमारे 20 वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1987 में ऑपरेशन मेघदूत के ही हिस्से के तौर पर सियाचिन में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे, नायब सूबेदार हेमराज शर्मा, हवलदार मुल्कराज, हवलदार अवतार सिंह, नायक कुलदीप सिंह, राइफलमैन वेद प्रकाश, राइफलमैन दलीप कुमार, राइफलमैन गिरिधारी लाल, राइफलमैन श्यामलाल, राइफलमैन शिवराम और राइफलमैन कश्मीरी लाल ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन कारगिल में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायक गणेश प्रसाद यादव और मेजर मरियप्पन सरवनन ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और हमारे इन दोनों वीरों को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि कारगिल वॉर के समय इंडियन आर्मी के चीफ कौन थे? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्कॉट की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।